बिंदु शक्ति कौन थे? बिंदु शक्ति वाकाटक संस्थापक थे। चल रहा है ना शुरू से, लगातार नहीं चल रहा है। परमा गया ठीक है। परवर सेन द्वितीय, ठीक है। नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय। यानी कि जितना भी सेन 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 लगा है वो कौन है? प्रधान शाखा के प्रमुख राजा, प्रधान शाखा के प्रमुख राजा, ठीक है। लेकिन सब में सेन ही लगा है, ठीक है। एक प्रभावती अलग है उनके संरक्षण के समय, ठीक है। चलिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है। ये रुद्रसेन द्वितीय कौन है? वाकाटक नरेश है। और ये रुद्रसेन द्वितीय जो है ये कौन है पता है? रुद्रसेन द्वितीय ये प्रधान शाखा के नहीं थे, हो सकता है कि बासिया शाखा के हो, ठीक है। रुद्रसेन क्या है कि चल रहा है वाकाटक राजवंश चल रहा है बासिया शाखा से। वही तो बोल रहे हैं, प्रधान शाखा से नहीं है, बासिया शाखा से। वही बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से कि रुद्रसेन द्वितीय जो है वो प्रधान शाखा से नहीं है, हो सकता है ये बासिया शाखा से हो, यही बोले। तो वाकाटक का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। तो वाकाटक का राज्य किसके किसके बीच था? गुप्त एवं शकों के। क्या है? प्रधान शाखा के हैं। प्रधान शाखा के, प्रधान शाखा के वो जैसा हाईलाइट रहे हुए मतलब महान है ना, इसीलिए कहा कि थोड़े ही दिन रहे थे तब तक उनका देहांत हो गया, मर गए, तब वही प्रभावती गुप्ता बनी। अच्छा। तुरंत उसके बाद उसका बेटा सयान हुआ तो वे अपने थी बन गया। चलिए, प्रभावती द्वितीय के नाम से बैठा। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया, ठीक है। प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया, ठीक है। तो देखिए, प्रभावती गुप्ता जो है उसका विवाह किए वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। और यही रुद्रसेन द्वितीय जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में, चंद्रगुप्त द्वितीय उनके संरक्षण में थे प्रभावती गुप्ता का, ठीक है। तो इनसे विवाह होने पर हो सकता है कि संरक्षण देते हो चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय उनके शासन काल में किए थे ना, ऐसी संबंध बनाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह कर दिए थे रुद्रसेन द्वितीय से। तो प्रभावती का संरक्षण काल किस समय चल रहा था? प्रधान शाखा के समय। तो प्रधान शाखा के ही समय प्रभावती का शासन चल रहा था, प्रभावती का संरक्षण। और प्रभावती का विवाह किससे हो गया था? रुद्रसेन द्वितीय से। तो प्रधान शाखा के ही हो गए ये, ठीक है। इसी युग के स्वर्ण युग का, ठीक है। वाकाटकों का, हाँ, गुप्त और इसके बीच के स्वर्ण युग कहा जाता है। वाकाटक और इसके बीच गुप्त वंश के स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल से बेटी हो गई और आगे पतो इसी को स्वर्ण युग कहा जाता है, सही। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था, ठीक है। वाकाटक का राज्य गुप्त और शक राज्यों के बीच था। वाकाटकों का राज्य किसके किसके बीच था? गुप्त और शक राज्यों के बीच था। गुप्त और शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था, यानी कि अपनी पुत्री का जो विवाह किया था किसके साथ? रुद्रसेन द्वितीय के साथ, ताकि राज्य क्या हो सके, संबंध बना सके, ठीक है। गुप्त शासक और वाकाटक से मिल के शकों को हरा दे। अच्छा, ताकि शकों को हरा दे, विजय प्राप्त कर ले, इसीलिए तो शक को हरा भी दिए थे ना। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, यानी कुछ ही समय बाद रुद्रसेन द्वितीय का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। यानी प्रभावती देवी से जो विवाह किए, अपनी पुत्री का विवाह जो करवाए रुद्रसेन द्वितीय से, कुछ दिन बाद ही रुद्रसेन द्वितीय का मृत्यु हो गया। तब उसका संरक्षण कौन करेंगे? तो वही संरक्षण में ही प्रधान शाखा में उनके संरक्षण के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल उनका संरक्षण में थे, गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन दोनों कौन थे? अवयस्क थे, यानी एडल्ट नहीं थे, बच्चा थे। तो उस समय संभालने योग्य, शासन संभालने योग्य नहीं थे। तो शासन संभालने योग्य नहीं थे कौन कौन? दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन और दामोदर सेन कौन थे? प्रभावती के दो पुत्र थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय के नाती थे, ठीक है। दोनों नाती थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, ठीक है। अतः प्रभावती गुप्ता ने
शासन संभाला, यानी कि प्रभावती गुप्ता का जब पति मर गए तो शासन संभालने वाला कोई नहीं था, वो खुद ही संभाला। और उनके पुत्र भी एडल्ट नहीं हुए थे, तब अपने से अपना शासन संभाले कौन? प्रभावती देवी, ठीक है, प्रभावती गुप्ता, कौन? प्रभावती गुप्ता, ठीक है। यह काल किसके नाम से जाना गया? वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल, ठीक है। वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? वाकाटक और गुप्त काल का, ठीक है। चलिए, प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्क पुत्र, ठीक है, जो छोटा पुत्र है दामोदर सेन, प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। वही दामोदर सेन जो प्रभावती गुप्ता का पुत्र था, वही दामोदर सेन गद्दी पर बैठा। किस नाम से? प्रवर सेन द्वितीय के नाम से, ठीक है, गद्दी पर बैठ गए प्रवर सेन द्वितीय के नाम से। और प्रवर सेन प्रथम द्वितीय जो थे, प्रवर सेन द्वितीय, ये प्रधान शाखा के थे, प्रधान शाखा, यही प्रधान शाखा के थे। परवन से प्रथम, जो कि बैठ गए थे, इन्हीं के नाम हो गया प्रथम, नतीजे के लिए थे प्रवर सेन द्वितीय। और प्रवर सेन द्वितीय जो थे वो क्या नाम, क्या नाम था उसका? दामोदर सेन। क्या था? दामोदर सेन कौन से नाम पर गद्दी पर बैठा? प्रवर सेन द्वितीय के नाम पर। कौन से नाम पे? प्रवर सेन द्वितीय के नाम से। प्रवर सेन प्रथम कौन थे? विंध्य शक्ति के पुत्र थे, विंध्य शक्ति के पुत्र थे। और प्रवर सेन द्वितीय कौन थे? दामोदर सेन के नाम से बैठे थे गद्दी पर, ठीक है। और दामोदर सेन कौन थे? प्रभावती गुप्ता के पुत्र थे, ठीक है। दामोदर सेन अपने दादा के नाम पर बैठे, अपने दादा के नाम पर बैठ गए, इनके दादा हुए प्रवर सेन प्रथम, अपने बाप को छोड़कर चलिए, दादा के नाम पर बैठे। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। तो पूछेगा कि पृथ्वी सेन द्वितीय जो थे वो किसके अंतिम शासक थे? वाकाटक राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय या दामोदर सेन, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी सेन द्वितीय है, ठीक है। ये प्रवर सेन अलग है, पृथ्वी सेन द्वितीय क्या थे? अंतिम शासक थे। और पृथ्वी सेन द्वितीय भी प्रधान शाखा से थे। कौन से? प्रधान शाखा से थे। उसके बाद उसका राज किसमें चले गया? वासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चले गया। जब सब खत्म हो गया उसके राज सब कहाँ चले गया? वही राज चले गया वासिम शाखा के अधीन। तो प्रधान शाखा तो चल ही रहा था, वही प्रधान शाखा किसमें चले गया? वासिम शाखा में, ठीक है। चलिए, अब बताइए, जो प्रधान शाखा, यहाँ तक तो था प्रधान शाखा, ठीक है। तो प्रधान शाखा के बारे में क्या क्या हम जाने? प्रधान शाखा के बारे में तो सबसे पहले वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की? विंध्य शक्ति ने, ठीक है। विंध्य शक्ति के पुत्र कौन थे? प्रवर सेन प्रथम, ठीक है। और प्रवर सेन प्रथम जो थे उसके बाद कौन आए? उनके पुत्र आए, रुद्रदेव द्वितीय, प्रवर सेन, रुद्रसेन द्वितीय। उसके बाद प्रभावती से हुई, शादी हो गई प्रभावती गुप्ता से। उसके दो पुत्र हुए, दामोदर सेन, दिवाकर सेन, ठीक है। कुछ के बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उस समय, जिस समय उसका पति का मृत्यु हुआ, उसका बेटा अवैध था, इसलिए खुद गद्दी संभाली। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं वासिम शाखा के वाकाटक। वासिम शाखा के वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में किसने किया? प्रवर सेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने। प्रवर सेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने, ठीक है। तो उधर चल रहा था प्रवर सेन का प्रधान शाखा, उसका बड़ा बेटा था रुद्रसेन, यहाँ गए इसका छोटा बेटा। उधर कौन बैठा था? उसका बड़ा बेटा रुद्रसेन। छोटा बेटा आ गया प्रवर सेन, ठीक है। प्रवर सेन के छोटे पुत्र सर्वसेन आ गए, छोटा पुत्र थे सर्वसेन। इसी ने वासिम शाखा का स्थापना कर दिया, ठीक है। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कौन से? वत्सगुल्म नामक स्थान पे। कहाँ पे? वत्सगुल्म नामक स्थान पे, ठीक है। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के कहाँ पर है? अकोला जिले में, जो आधुनिक वासिम में स्थित था, ठीक है। चलिए, वासिम शाखा के प्रमुख राजा हुए सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय। विंध्य शक्ति उसमें प्रथम, विंध्य शक्ति ने क्या किया था? वाकाटक वंश के संस्थापक थे। प्रधान शाखा के अंतिम शासक कौन थे? पृथ्वी सेन, ठीक है, पृथ्वी सेन द्वितीय।
परवर सेन द्वितीय बासिम शाखा के थे, हरिसेन बासिम शाखा के थे, ठीक है। हरिसेन बासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो बासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। बासिम शाखा के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन, ठीक है। चलिए, हरिसेन थे। देखिए, यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था, यानी कि इन्हें ही जाना जाता है कि वाकाटक वंश में कोई थे शासक, तो कौन थे? अंतिम ज्ञात शासक कौन थे? हरिसेन, ठीक है। वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक कौन थे? हरिसेन। वाकाटक वंश के राजा परवर सेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की, ठीक है। तो परवर सेन द्वितीय ने किसकी रचना की? सेतुबंध की। सेतुबंध की। सेतुबंध किसने लिखी? परवर सेन द्वितीय ने। किसने? परवर सेन द्वितीय ने, ठीक है। बताइए, सर्वसेन ने किसकी रचना की? हरिविजय की। किसकी? हरिविजय की, ठीक है। और संस्कृत में वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास किसके समय में हुआ? वाकाटक नरेश के समय में। किसके समय में? वाकाटक नरेश के समय में, ठीक है। वैदर्भी शैली का, संस्कृत की वैदर्भी शैली का विकास किसके समय हुआ? वाकाटक नरेश के समय में। वाकाटक नरेश के समय में, ठीक है। कुछ विद्वानों का यही मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि जो कालिदास थे, इसके कालिदास इसके राज कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। नवरत्न किसके समय में हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। बोलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। विभूति किसके समय हुए? कनिष्क के समय में, ठीक है। एक और नवरत्न किसके समय में हुए? अकबर के समय में। अष्टप्रधान किसके समय में? शिवाजी के समय में, ठीक है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय में। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय में, ठीक है। कुछ विद्वानों का ये मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसके राजकवि? चंद्रगुप्त के राजकवि कौन थे? कालिदास, ठीक है। ने कुछ समय तक परवर सेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था, ठीक है। किसके दरबार में? परवर सेन द्वितीय के दरबार में, क्योंकि नौती न था चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो परवर सेन द्वितीय के दरबार में क्या किए? निवास किए। कौन? कालिदास, ठीक है। और परवर सेन द्वितीय कौन थे? दामोदर सेन। वही दामोदर सेन का नाम है परवर सेन द्वितीय, ठीक है, जो कि इनके नौती थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। और अपने नौती के पास किसको भेज दिए थे? कालिदास को। विद्वान कवि थे कालिदास। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया। गए देखे कि सेतुबंध ऐसे लिखे हैं, इसका संशोधन करते थे। कालिदास विद्वान अपना दिमाग लगाए और सेतुबंध का क्या किए? संशोधन किए। सेतुबंध कौन लिखे थे? परवर सेन द्वितीय ने। किसने? परवर सेन द्वितीय ने। और सेतुबंध का संशोधन किसने किया? कालिदास ने। और वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। उसी समय में मेघदूत आया था कालिदास का, वैदर्भी शैली में। और वैदर्भी शैली का विकास किसके समय में हुआ? वाकाटकों के समय में। किसके समय में? वाकाटकों के समय में। और वैदर्भी शैली में ही क्या लिखा है? मेघदूत। क्या? मेघदूत। संस्कृत का एक शैली है वैदर्भी शैली, ठीक है। ओके। और अभिज्ञान शकुंतलम किसके समय लिखा गया था? किसके समय में लिखा गया? गुप्त सम्राट के समय। किसके समय में? गुप्त सम्राट के समय में। और मेघदूत किसके समय में? वाकाटक राजवंश के समय में। किसमें? वाकाटक राजवंश के, ठीक है। चलिए, पूछेगा कि मेघदूत किसमें लिखा गया है? वैदर्भी शैली में। वैदर्भी शैली में। पंचतंत्र किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। बाइबिल के बाद दूसरा सबसे फेमस कौन है? पंचतंत्र, ठीक है। चलिए, वाकाटक नरेश, अच्छा, पंचतंत्र जो है वो किसके अधीन लिखा गया था? लिखा था ना। किसके समय में लिखा गया था? गुप्त सम्राट के समय। किसके समय में? गुप्त सम्राट के समय, ठीक है। वाकाटक नरेश किसके अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के। किसके? ब्राह्मण धर्म के, यानी ब्राह्मण धर्मावलंबी थे वाकाटक नरेश, ठीक है। इसलिए वे किसके उपासक थे? शिव और विष्णु के। शिव और विष्णु के। तो वाकाटक नरेश किसके उपासक थे? शिव और विष्णु के। किसके? शिव और विष्णु के, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त थे वो किनके उपासक थे? विष्णु के। गुप्त साम्राज्य का राज चिन्ह क्या था? राज चिन्ह क्या था? गरुड़, ठीक है। चलिए, वे किसके उपासक थे?
वाकाटक नरेश विष्णु शिव और विष्णु के, किसके? शिव और विष्णु के। वाकाटक नरेश जो है पृथ्वी सेन के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पूछेगा कि नचना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? व्याघ्रसेन ने। किसने? व्याघ्रसेन ने। पूछेगा कि नचना के मंदिर का निर्माण किसके सामंत में हुआ था? तो पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत में, उसी के समय में हुआ था, पृथ्वीसेन द्वितीय के समय में। और निर्माण किसने करवाया था? तो व्याघ्रदेव ने। किसने? व्याघ्रदेव ने। और पृथ्वीसेन द्वितीय जो थे वो सबसे अंतिम शासक थे प्रधान शाखा के। किसके? प्रधान शाखा के। और यही पृथ्वीसेन द्वितीय के समय में किसका, कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया? नचना मंदिर का। किसका? नचना मंदिर का। तो पृथ्वीसेन द्वितीय के समय में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ? नचना मंदिर का। कौन सा? नचना मंदिर का। और नचना मंदिर किसने बनवाया? व्याघ्रदेव ने। किसने? व्याघ्रदेव ने। व्याघ्रदेव ने। ठीक है, बताइए मेघदूत कौन सी शैली में लिखा गया है? विदर्भ शैली। मेघदूत विदर्भ सही है। वैदर्भी शैली। वैदर्भी शैली। विदर्भ महाराष्ट्र में है एक जगह। ठीक है, वैदर्भी शैली। कौन सा? वैदर्भी शैली। अजंता का जो 16वां और 17वां है, 16वां और 17वां विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण किसने किया? वाकाटकों ने। किसने? वाकाटकों ने। ठीक है, किसने? वाकाटकों के शासक ने। अच्छा बताइए 16वां और 17वां जो है वो गुप्त साम्राज्य से भी संबंधित है। 16वां और 17वां। 16वां में क्या था? 16वां में प्रसन्न प्रणाम प्रसन्न के चित्र, रानी का चित्र था। और 17वां में बौद्धों का निर्माण, महापरिनिर्माण, ये सब के बारे में था, जीवन कृत के बारे में था। ठीक है, तो उसी समय उसी के अधीन इधर चल रहा था। तो ये वाकाटकों ने बनवाया था अजंता में 16वां और 17वां। ठीक है, 17वां कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त, मतलब गुप्त साम्राज्य में बना था। तो ये बनवाए होंगे वाकाटकों ने। उनका जो था सब 16वां और 17वां गुफा में। एक मतलब कि एक चीज नहीं है ना, गुफा बड़ा है। 16वां में आप एक ही जैसा चित्र नहीं देखिएगा। ठीक है, अलग अलग आए, गुप्त साम्राज्य अपना चित्र लिखवा दिया समझे कि बात। चलिए अब चलते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, चलिए वाकाटक राजवंश क्लियर। ठीक है, तो बताइए वाकाटक राजवंश के जो संस्थापक थे कौन हुए? विंध्य शक्ति। कौन हुए? विंध्य शक्ति। और विंध्य शक्ति के समय में विंध्य शक्ति दो शाखाओं में, प्रधान शाखा और बाह्य शाखा किसके समय में बट गए? परवरसेन प्रथम के समय में। परवरसेन प्रथम के समय में जो प्रधान शाखा थे उनमें कौन कौन आए थे? ठीक है, प्रधान शाखा का कौन किए थे? इसके प्रधान कौन थे? कौन थे? परवरसेन प्रथम। ठीक है, परवरसेन प्रथम ने ही प्रधान शाखा को प्रथम शासक थे। ठीक है, बताइए कि बाह्य शाखा के प्रतापी राजा कौन हुए? हरिसेन। कौन हुए? हरिसेन। ठीक है, और प्रधान शाखा के अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय। और पृथ्वीसेन द्वितीय के समय में कौन सा काव्य लिखा गया? क्या लिखा गया था? मेघदूतम। क्या? मेघदूतम। वो भी कौन सी शैली में? विदर्भी शैली में। कौन सी? विदर्भी शैली में। ठीक है, बताइए प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय से। और रुद्रसेन द्वितीय कौन थे? परवरसेन के पुत्र थे। किसके? परवरसेन प्रथम के बड़े पुत्र थे। और परवरसेन प्रथम के बड़े पुत्र चले गए प्रधान शाखा में। और परवरसेन प्रथम के छोटे पुत्र चले आए बाह्य शाखा में। और बाह्य शाखा में जो आए उनके पुत्र का नाम क्या था? सर्वसेन। क्या था? सर्वसेन। और सर्वसेन ने ही बाह्य शाखा की स्थापना की। तो बाह्य शाखा की स्थापना किसने की थी? सर्वसेन ने। किसने? सर्वसेन ने। ठीक है, बताइए दामोदर सेन और दिवाकर सेन किनके पुत्र थे? प्रभावती गुप्ता के। किसके? प्रभावती गुप्ता के। बताइए आप बताइए कि परवरसेन प्रथम के 2 पुत्र हुए कौन कौन?
एक तो बताइए। रुद्रदेव प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय रुद्रदेव द्वितीय और सर्वसेन। रुद्रदेव द्वितीय और सर्वसेन। रुद्रदेव द्वितीय के भी दो पुत्र हुए। रुद्रदेव द्वितीय के भी दो पुत्र हुए, दिवाकर सेन दामोदर सेन और दिवाकर सेन। समझे? बताइए रुद्रदेव द्वितीय जो हुए किनके नाम हुए? किनके नाम पर गद्दी पर बैठे थे? कोई नाम पे गद्दी पे नहीं बैठे थे, अपने नाम पे बैठे थे। बताइए रुद्रदेव द्वितीय जो थे वो किनके दामाद हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाती के नाम क्या थे? फटाक से दिवाकर सेन आपसे पूछ रहे हैं। दामोदर सेन दिवाकर सर और दामोदर सेन। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। कौन कौन थे? दिवाकर सेन और दामोदर सेन। हम देख रहे हैं आप। चलिए बताइए कि बासिम शाखा में सबसे शक्तिशाली कौन हुए? हरिसेन कौन हुए? हरिसेन। ठीक है, चलिए बताइए हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? सर्वसेन ने। सर्वसेन ने। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश। ये इनको हराते हैं, वो इनको हराते हैं, महेंद्र वर्धन उनको हराते हैं, तो ये इनको हराते हैं। ठीक है, वर्धन में इधर उधर देखेंगे, कहानी चलेगा। ठीक है, तो सबर से बैठे, थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश में। चलिए, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें से कौन थे? मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। ठीक है, जिसमें से कि पुष्यभूति को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पुष्य साम्राज्य के बाद पुष्यभूति वंश। कौन? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, चलिए पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। एग्जाम में आपको पुष्यभूति नहीं देगा, एग्जाम में आपको देगा वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। और वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंदुशक्ति। कौन थे? बिंदुशक्ति। इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। कहाँ थी? थानेश्वर। कहाँ पे? थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, चलिए प्रभाकर वर्धन जो है वो इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता थे। ठीक है, तो पूछेगा कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन हुए? प्रभाकर वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता कौन हुए? प्रभाकर वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन ने ही स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था। कौन? प्रभाकर वर्धन ने। कौन? प्रभाकर वर्धन ने। देखिए, प्रथम प्रभावशाली शासक कौन हुए? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। ठीक है, जिसने क्या किया? परम भट्टारकर और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। परम भट्टारकर और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की किसने? प्रभाकर वर्धन ने। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। और महाराजाधिराज का उपाधि धारण करने वाला गुप्त साम्राज्य में कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय किसके उपाधि धारण किए थे? विक्रमादित्य। किसके? विक्रमादित्य के। तो विक्रमादित्य जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शकों पर विजय प्राप्त किए। और उनके साथ कौन मिले थे? शकों के साथ। किनके साथ कौन अब शक से भिड़ंत हुआ? रुद्रसेन द्वितीय से शादी करवाए थे। रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, जो कि शक और उसके बीच में फिर वाकाटक राजवंश है। हाँ, ठीक है, तो चलिए, तो प्रभाकर परम भट्टारकर नामक पुस्तक की रचना किसने की?
वो तो थी ये उपाधि धारण किसने की? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुए? प्रभाकर वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन। चलिए, पुष्यभूति वंश में महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? प्रभाकर वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, बताइए वर्धन वंश के संस्थापक कौन हुए? कौन? पुष्यभूति। ठीक है, चलिए, प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन हुई? यशोमती। यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन हुई? यशोमती। कौन? यशोमती। और इससे 2 पुत्र हुए। कौन कौन? राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। क्या था? यशोमती। और उनसे कितने पुत्र हुए? 2। कौन कौन? राजवर्धन, हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन। अब कहानी इंटरेस्टिंग लगेगा, सुनिएगा। ठीक है, तो राजवर्धन और हर्षवर्धन। थोड़ा जवाब दीजिए, बताइए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन हुए? पुष्यभूति। ठीक है, बताइए प्रभाकर वर्धन कौन थे? प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति सबसे प्रतापी शासक थे, प्रथम, जो कि स्वतंत्र करवाए थे। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज। ठीक है, बताइए प्रभाकर वर्धन जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। क्या था? यशोमती। और यशोमती के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। कौन कौन? राजवर्धन और हर्षवर्धन। चलिए, प्रभावती गुप्ता के भी 2 पुत्र थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन और दामोदर सेन। और दामोदर सेन किस नाम पर गद्दी पर बैठा था? प्रवर सेन द्वितीय। और प्रवर सेन द्वितीय बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, किसमें? वाकाटक वंश में। चलिए, हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुए। देखिए, एक कन्या भी, देखिए राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री हुई जो राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। ठीक है, हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री। ठीक है, राजश्री का विवाह किससे हो गया? कन्नौज के मंत्री राजा ग्रहवर्मा से। राजश्री का विवाह किसने हो गया? ग्रहवर्मा से। किससे? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा से। कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा से। किसका विवाह हो गया? राजश्री का। किसका? राजश्री का। चलिए, मालवा के शासक जो थे देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी। पूछेगा ग्रहवर्मा की हत्या किसने की? मालवा के शासक देवगुप्त ने। मालवा के शासक देवगुप्त ने। अब होगा आगे भिड़ंत। ठीक है, तो देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दी? ग्रहवर्मा की। और ग्रहवर्मा कौन थे? राजश्री के पति थे। राजश्री के पति थे, यानी प्रभाकर वर्धन के दामाद थे। ठीक है, चलिए, तो उसके भाई भी मार दिए। भाई भी मार देते हैं। ठीक है, और राजश्री को क्या कर दिया? बंदी बना लिया। अब बताइए, राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। ठीक है, अब उसका भाई फिर बदला लेने के लिए चाहने लगे। कौन? राजवर्धन, कि मेरी बहन को या मेरे जो है कैसे इस तरह हो गया। तो राजवर्धन ने देवगुप्त को क्या किया? मार डाला। राजवर्धन ने किसको मार डाला? देवगुप्त को। देवगुप्त कौन थे? ग्रहवर्मा को मारा था। कहाँ ध्यान है? मालवा के देवगुप्त कौन थे? देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मारा था। मालवा के शासक थे। हम क्या बोले? राजवर्धन ने किसको मारा? देवगुप्त को। ये चर्चा चल रहा है, इसको भूल जाइए, आगे बढ़िए, जवानों बीत गया। ठीक है, तो राजवर्धन ने किसको मारा? देवगुप्त को। किसको? देवगुप्त को। और देवगुप्त कौन थे? मालवा के शासक। और वो किसको मारे थे? ग्रहवर्मा को। ग्रहवर्मा को मार के राजश्री को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। ठीक है, तो बदला लेने के लिए अब राजवर्धन मारते हैं किसको? देवगुप्त को। किसको? देवगुप्त को। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक जो थे, उसने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। अब राजवर्धन भी मारा गया।
और देवगुप्त भी मारा गया, ग्रह वर्मा भी मारा गया। देवगुप्त भी मारा गया। ठीक है, ग्रह वर्मा भी मारा गया और देवगुप्त भी मारा गया। ठीक है, भाई बाप चलिए। इधर मराया और उधर तो परंतु देवगुप्त के मित्र थे, कौन थे? शशांक। शांत। उन्होंने धोखा देकर राजवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी। याद रखिएगा, बोधि वृक्ष जो जलाए थे शशांक भी शशांक भी एक बार कटवाया था। कटवाया। कटवा दिए थे बोधि वृक्ष ना, है ना। चौथी पीढ़ी का भी है, अभी चौथी या कमा पीढ़ी का है, चौथी होना चाहिए कि पांचवी है? ये भी पूछा जाता है कमा पीढ़ी का है। तो बोधि वृक्ष बहुत बार अभी यहाँ उसको पटना में लगाया है। बहुत बार उसको नष्ट करने का काम उसमें किया आग गया। लगा के धुआं करवा दिया था। लेकिन जब अशोक जब प्रचार के लिए भेजे थे अपने पुत्री को संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका, तो उस समय अब यहाँ से वृक्ष भी भेजे थे। हाँ, भेंट के तो लिए वही वृक्ष जो बच गया था यहाँ पर बाढ़ या कोई चीज के कारण खत्म हो नष्ट गया, फिर वहीं से तो मंगवा वहां से फिर लाए यहाँ पे। अभी दो जगह है। चलिए, ये पटना में करने लगा है। तो शशांक ने भी एक बार ये कोशिश किया। ठीक है, तो शशांक ने क्या किया? बोधि वृक्ष को करवा दिया। राजवर्धन को मार किसको मार दिया? राजवर्धन को। किसको? राजवर्धन को। शशांक ने किसको मार दिया? राजवर्धन को। ठीक है, चल रहे हैं। नहीं कर दिया। शशांक डबल ने धोखा देकर राजवर्धन को मारा। ठीक है ना, होश में है ना। चलिए, शशांक जो है वो कौन से धर्म के शैव धर्म का शैव धर्म के। कौन से? शैव धर्म के। शशांक कौन से धर्म से थे? शैव धर्म। कौन से? शैव धर्म। इसने कौन से वृक्ष कटवा दिए? देखिए, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कटवा दिए थे बोधगया में। ठीक है, चलिए बताइए। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो पुष्यभूति वंश है या वर्धन वंश है वो किसके बाद आए थे? गुप्त साम्राज्य के बाद। किसके? गुप्त साम्राज्य के बाद। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटा उसी के अधीन चल रहा था, लेकिन पूछा जाएगा तो गुप्त वंश के बाद आए थे। ठीक है, बताइए पुष्यभूति या वर्धन वंश में जो उसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति के बाद कौन आए? प्रभाकर वर्धन। सबसे प्रतापी राजा कौन थे? प्रभाकर वर्धन जो थे उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज और परम भट्टारक। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले आजाद बनाया था। ठीक है, स्वतंत्रता करवाया था। बताइए, जो परम भट्टारकर की उपाधि धारण की थी कौन? प्रभाकर वर्धन। उनका विवाह किससे हो गया था? यशोमती से। किससे? यशोमती से। किससे? यशोमती से। और यशोमती से कितने पुत्र जन्म लिए? तीन संतान। दो पुत्र और एक पुत्री। दो पुत्र का नाम क्या था? हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, पुत्री का नाम क्या था? राजश्री। क्या था? राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हो गया? मालवा के नरेश ठाकुर। मालवा नहीं, मालवा नहीं, कन्नौज के राजा। मौखरी राजा। क्या नाम था? ग्रह वर्मा। इससे ग्रह वर्मा से किसका विवाह हो गया? राजश्री का। किसका? राजश्री का। उसके बाद राजश्री जो उनका विवाह हुआ, राजश्री से ग्रह वर्मा का फिर हत्या हो गया। ग्रह वर्मा की हत्या कौन कर दिया? देवगुप्त ने। मालवा शासक देवगुप्त ने। फिर देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? राजवर्धन ने। किसने? राजवर्धन ने। फिर राजवर्धन की हत्या किसने कर दी? शशांक ने। किसने? शशांक ने। ठीक है, कौन के शासक थे? शशांक। हर्षवर्धन। ठीक है, सब बाद में हत्या कर देता है हर्षवर्धन। सही बोले। ठीक है, तो शशांक ने क्या कर दी? राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक किसके मित्र थे? देवगुप्त थे। शशांक किसके मित्र थे? देवगुप्त थे। कहाँ है थे? शशांक किसके मित्र थे? यदि राजवर्धन के मित्र राजवर्धन एक मार देगा। ठीक है, चलिए। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन किसकी गद्दी पर बैठा? थानेश्वर की गद्दी पर। किसकी? थानेश्वर गद्दी पर। बताइए, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, आप बताइए। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। ठीक है, और थानेश्वर जो है, थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा? कौन बैठा 606 ईस्वी में? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। जब राजवर्धन की मृत्यु हो गई उसके बाद कौन बैठा? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। 16 वर्ष की अवस्था में।
अब मृत्यु हो गया तो वही बैठेंगे। तो उस समय 16 वर्ष उनका अवस्था हो रहा था, तो 16 वर्ष की अवस्था में कौन बैठे? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। अब उतने छोटे में बैठे तो बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है धीरे धीरे, समझे कि बात? तो हर्ष को क्या कहा गया? शिलादित्य। क्या कहा गया? शिलादित्य के नाम से। तो शिलादित्य के नाम से कौन फेमस हुए? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। शिलादित्य के नाम से कौन फेमस हुए? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। बताइए, इसने परम भट्टारकर नरेश की उपाधि धारण की, तो इसने भी परम भट्टारकर की उपाधि धारण की। किसने? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। आपसे क्वेश्चन है एक वाकाटक वंश से, ठीक है? बताइए, सम्राट की उपाधि धारण किसने की सबसे पहले? सम्राट की उपाधि कौन था? परवरसेन प्रथम। परवरसेन प्रथम, ठीक है? चलिए, इसने परम भट्टारकर नरेश की उपाधि किसने धारण की? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने, ठीक है? हर्ष ने शशांक को पराजित करके, अब देखिए हर्ष, शशांक ने तो राजवर्धन को मार दिया, अब उनका भाई भी सोचेगा कि हम भी बदला ले, तो हर्षवर्धन ने किसको पराजित कर दिया? शशांक को। किसको? शशांक को। शशांक को पराजित करके कहां पर अधिकार कर लिया? कन्नौज पर। कहां पर? कन्नौज पर। तो बताइए, पुष्यभूति का राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। कहाँ था? थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर या थानेश्वर था। कहाँ है थानेश्वर? ठीक है। हर्ष ने शशांक को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और कहाँ अधिकार कर लिया? कन्नौज पर। कहाँ अधिकार कर लिया? कन्नौज पर। अब राजधानी ये चेंज करके बना लेता है कन्नौज को। बोला बहुत देख लिया, अब हम राजधानी वहीं बनाएंगे, ठीक है? तो कहाँ बना दिया? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। और देवगुप्त जो थे वो कहाँ के शासक थे? मालवा के। और ये थे कहाँ के? शशांक। कन्नौज के। शशांक थे कन्नौज के। तो थानेश्वर से कहाँ राजधानी कर दिया हर्षवर्धन? कन्नौज। कहाँ कर दिया? कन्नौज, ठीक है? उसके बाद हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय में फिर लड़ाई हो जाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय में लड़ाई हो जाता है। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। कौन सा? नर्मदा नदी के तट पर। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें फिर बेचारा हर्ष क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, ठीक है? तो राजवर्धन तो मारा गया था, फिर हर्षवर्धन फिर पराजित हो जाते हैं। किसको पहले हरा देते हैं? किसको हरा दिए थे? शशांक को। किसको? शशांक को। और खुद पराजित किससे हो जाते हैं? पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। और कहाँ पर लड़ाई हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के बीच में कैसे होगा? कहाँ पर? बीच होता है, तट पर, बीच, ठीक है? कहाँ पर हुआ था? तट पर। कहाँ पर हुआ? तट पर। तट मतलब किनारा। चीनी यात्री जो थे कौन थे? चीनी यात्री वेनसोंग। हर्षवर्धन के शासन, किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल ऐसे भी में। गाना सुनेंगे तो हर्ष हो जाएगा ना? हर्ष तो आएगा ही, गाना खुशी सुनेंगे आएगा। खुशी आता है, हर्ष आता है। तो चीनी यात्री कौन थे? हर्षवर्धन। ये किसके शासन काल में आए थे? वेनसोंग थे, हर्षवर्धन के दरबार में। वेनसोंग, ठीक है? वेनसोंग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में। कौन? हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है? थोड़ा मस्ती चलता है, ठीक है? चलिए, चीनी यात्री कौन थे? वेनसोंग। वेनसोंग। किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के शासन काल में। वेनसोंग को यात्रियों में क्या कहा गया? राजकुमार। क्या कहा गया? राजकुमार, नीति का पंडित या वर्तमान शाक्य मुनि। देखिए, वेनसोंग बहुत ही विद्वान थे, इसीलिए इनको कहा गया कि राजकुमार। किसका राजकुमार? यात्रियों का राजकुमार। यानी यात्रा ये ज्यादा करते थे, बहुत सारा देश में भी यात्रा कर चुके थे। शायद 134 की कितना देश में यात्रा कर चुके थे। इससे पहले इसका जिक्र है कवि वालों में, ऐतिहासिक ग्रंथ वालों में। तो वेनसोंग को क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित या वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक है? वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। यानी पढ़ता भी था और पढ़ा, बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के लिए कि क्या क्या उसमें है, सब संग्रह करते थे। हर्ष जो थे, अब देखिए उस समय कितना महान थे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, चीन से आते थे चीन से आते थे पढ़ने, अलग अलग देश से आते थे पढ़ने। आज जो रैंक बन रहा है शिक्षा में वो बहुत ही
पीछे रैंक में जा रहे हैं देश हमारे, ठीक है। तो हमें इससे सुधारना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, हर्ष जो है ये 441 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे, ठीक है। अपने दूत चीन भेजे, यानी कि हर्ष अपने दूत को चीन भेज दिए, ठीक है। और 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में चीनी दूत उसके दरबार में आए, यानी कि यहाँ से भेजे दूत और वहां से आए दूत, ठीक है। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। तो कश्मीर के जो शासक थे उससे हर्ष ने बोला कि दांत दो हमको। किसका दांत? बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो पूछेगा कि कौन से शासक ने बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक कश्मीर से प्राप्त किए? कौन से? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने कश्मीर से दंत अवशेष प्राप्त किए। कहाँ से? कश्मीर से। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन ने। कौन से नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन ने किनकी हत्या कर दी? शशांक की। किसकी? शशांक की, ठीक है। पराजित करके उनको हत्या भी कर दी ना, पराजित किया था सिर्फ, ठीक है। पराजित किया था। और कहाँ पर राजधानी अपना बना लिया था? कहाँ पर? पहले राजधानी कहाँ था? थानेश्वर, ठीक है। चलिए, हर्ष के पूर्वज किसके उपासक थे? भगवान शिव और सूर्य के। किसके? भगवान शिव और सूर्य के। हर्ष के पूर्वज किसके उपासक थे? भगवान शिव और सूर्य के। भगवान शिव और सूर्य के। और वाकाटक वंश में किसके उपासक थे? शिव और विष्णु के। शिव और विष्णु के। और वर्धन वंश में भगवान शिव और सूर्य के। भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, ठीक है। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता, उनके जो कुल देवता हैं शिव, उनका परम भक्त था। कौन? हर्षवर्धन। तो पूछेगा हर्षवर्धन प्रारंभ में किसके भक्त थे? शिव के। उनके कुल देवता कौन थे? शिव, ठीक है। चीनी यात्री जो थे वैनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया, यानी कि राज्य का आश्रय प्रदान किसने किया? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। किससे मिलने के बाद? वैनसांग से मिलने के बाद, ठीक है। पूछेगा कि कौन सा ऐसा शासक थे जिन्होंने महायान शाखा को, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया? कौन थे? हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन, ठीक है। तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्षवर्धन क्या बन गए? पूर्ण बौद्ध बन गए। क्या? बौद्ध बन गए, ठीक है। पहले तो वो सूर्य देवता का, शायद शिव भगवान का अनुयायी थे, पूजा करते थे, कुल देवता थे शिव भगवान। लेकिन हर्षवर्धन से प्रेरित होकर वो क्या बन गए? बौद्ध, यानी पूर्ण रूप से बौद्ध बन गए। कौन? हर्षवर्धन बन गए। किससे प्रेरित होकर? वैनसांग से प्रेरित होकर। किससे? वैनसांग से प्रेरित होकर। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार जो है उनको महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, ठीक है। तो महायान बौद्ध, पूछेगा कि नालंदा बिहार में बौद्ध धर्म के कौन से शाखा का प्रधान था? कौन सा शाखा? केंद्र था महायान शाखा का। कौन सा? महायान शाखा का। बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रधान केंद्र बन गया था नालंदा विश्वविद्यालय। क्या? नालंदा महाविहार, ठीक है। महायान शाखा का। अशोक कौन सी शाखा से? अशोक हीनयान, कनिष्क महायान। अशोक हीनयान, कनिष्क महायान। और कनिष्क के समय में हीनयान महायान कटा, ठीक है। और ये महायान, ठीक है। कौन? हर्षवर्धन। महायान, कनिष्क महायान। हर्षवर्धन महायान, कनिष्क महायान, ठीक है। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। तो किसके समय में प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में समारोह आयोजित किया जाता था? हर्ष के समय में। किसके समय में? हर्ष के समय में। कहाँ पर? प्रयाग में। कहाँ पर? प्रयाग में, ठीक है। जिसे क्या कहा गया? महामोक्ष परिषद। क्या कहा गया? महामोक्ष परिषद। यानी हर 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद होता था, यानी कि मोक्ष के बारे में बताया जाता होगा, ठीक है। चलिए, वैनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ, ठीक है। वैनसांग आयोजित तो हर्षवर्धन आयोजित करवाते थे, लेकिन वैनसांग जो दरबारी कवि थे, चीनी दरबारी कवि जो आए थे, वो स्वयं
6वीं शताब्दी में समारोह में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, 6वें समारोह में सम्मिलित हुए थे। कौन? वेनसंग। हर 5वें वर्ष में हर्षवर्धन जो समारोह करवाते थे, कहाँ पर? प्रयाग। कहाँ पर? प्रयाग में। ठीक है, और हर 5वें वर्ष में जो समारोह कराते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद में 6वें समारोह में कौन शामिल हुए थे? वेनसंग। कौन? वेनसंग। ठीक है, चलिए। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। तो हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। और कौन से वंश में हरिसेन सबसे प्रतापी था? बहुत प्रतापी था। बकाटक वंश के बासिया शाखा का। बकाटक वंश के बासिया शाखा का। ठीक है, तो बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। ठीक है, चलिए। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना किसने की? बाण भट्ट ने। किसने? बाण भट्ट ने। किसने? बाण भट्ट ने। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना किसने की? बाण भट्ट ने। किसने? बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट के गुरु कौन थे? भर्चु। कौन थे? भर्चु। बाण भट्ट के गुरु कौन थे? भर्चु। कौन थे? भर्चु। और हर्षवर्धन, बताइए आप, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कौन थे? सही बोलिए, बाण भट्ट थे ना। चलिए, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि? समुद्रगुप्त हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। ठीक है। उन्होंने कौन सी रचना की? बाण भट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित। अब बाण भट्ट के गुरु का नाम क्या था? भर्चु। क्या था? भर्चु। ठीक है, बाण भट्ट के गुरु का नाम क्या था? भर्चु। क्या था? भर्चु। ठीक है, प्रियदर्शिका। ठीक है, रत्नावली और नागानंद। ये थोड़ा मजाक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? हर्ष ने। तो हर्ष खुद रचना किए, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये अपने से नहीं लिखे थे, ये पुस्तक किसी से लिखवाए थे। तो सब कुछ दूसरे से लिखवाता है। अपना नाम ये दे दिए थे। मोदी जी लिखाता है तो फर्स्ट टाइम में लिखाना है। चलिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये किसने लिखा था? हर्ष ने। किसने लिखा था? हर्ष ने। किसने? हर्ष ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसने लिखा था? हर्ष ने। किसने? हर्ष ने। और कहा जाता है कि धावक नामक कवि थे ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। ठीक है ना, उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। धावक नामक कवि ने तीनों लिख दिए। ठीक है, ये पूछेगा नहीं कि किसको पैसा दिए थे, कौन लिखे। ये पूछेगा कि हर्ष की रचना कौन कौन थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हमको ये याद रखना है। धावक ये पूछेगा कभी नहीं कि किसने लिख दिया पैसा लेकर। ठीक है, तो हर्ष द्वारा लिखी पुस्तक कौन कौन सी थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, और दरबारी कवि हर्षवर्धन के कौन थे? बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखा था? बाण भट्ट ने। किसने? बाण भट्ट ने। और हर्ष द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसने लिखा? हर्षवर्धन ने। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना गया है। ठीक है, तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे? हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था, इसलिए पूरा सही नहीं कर सकते हैं। पूरा देश का शासक होता तब ना हम मानते कि अंतिम शासक था, इसीलिए हम उनको अंतिम शासक नहीं मानते हैं। तो ना तो वो कट्टर हिंदू थे, क्योंकि वो बाद में बौद्ध धर्म में अपना लिए थे। किससे प्रेरित होकर? वेनसंग से प्रेरित होकर। ठीक है, पहले तो वो शिव भगवान को मानते थे, कुल देवता।
ठीक है। बाद में वो बौद्ध धर्म अपना लिए, तो इसीलिए कहते हैं कि ना तो वो पूर्ण रूप से हिंदू थे और ना ही वो पूरे भारत का शासक थे, इसीलिए वो अंतिम राजा उन्हें पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, ठीक है, हिंदू का अंतिम राजा, ठीक है। हर्ष के अधीनस्थ शासक कौन हुए? महाराज अथवा महासामंत कहे जाते हैं, ठीक है। तो हर्ष के अधीनस्थ जितने भी शासक हुए उनको महाराज या महासामंत कहे जाते हैं। उनके सामंत में थे तो महाराज या महासामंत कहेंगे। तो हर्ष के अधीनस्थ शासक को क्या कहेंगे? महाराज या महासामंत, महाराज या महासामंत। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता है? सचिव या अमात्य। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता है? सचिव या अमात्य। सचिव या अमात्य। मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता है? सचिव या अमात्य। किसके समय में? हर्ष के समय में। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, यानी अलग अलग प्रांत में विभाजित था, तभी प्रशासन सही ढंग से चल सकता था। तो प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति। क्या? भुक्ति। गुप्त वंश में भी भुक्ति कहते थे, जिसके प्रधान कौन होते थे? गोपना तो होते थे देश के प्रधान, ठीक है। प्रांत या भुक्ति के प्रधान कौन होते थे? प्रांत या भुक्ति के प्रधान कौन होते थे? उपरीक। क्या होते थे? उपरीक। क्या? उपरीक। और विषय और जिला के प्रधान विषयपति, ठीक है। तो वहां पर तो देश, भुक्ति या प्रांत या जिला या विषय या ग्राम ये चलता था सिस्टम। और यहाँ पर भी प्रांत था जिसको हम भुक्ति कहते हैं, वहाँ पर भी भुक्ति कहते थे। वहाँ पर भुक्ति के प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त साम्राज्य में क्या कहते थे? उपरीक। प्रत्येक भुक्ति का शासक कौन था? स्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय। यहाँ भी उपरीक कहा जाता था प्रधान को, ठीक है। दोनों में कॉमन है उपरीक, ठीक है। भुक्ति का विभाजन किसमें होता था? जिलों में। इसमें भी जिलों में जिला था भुक्ति के बाद। भुक्ति का विभाजन किसमें होता था? जिलों में। और जिले की संज्ञा थी विषय, उसमें भी जिला को विषय कहते थे, जिसके प्रधान को गुप्त काल में जिसके प्रधान को विषयपति कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ भी विषयपति, ठीक है। चूंकि ये जो वंश है ये गुप्त साम्राज्य के बाद का ही वंश है, तो वही चीज फॉलो किया, ठीक है। तो विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, ठीक है। विषय में कई पाठक आ जाते थे, विषय के अंतर्गत यानी जिला के अंतर्गत कई पाठक आ जाते थे। आधुनिक तहसील, ठीक है, अभी जो तहसील देख रहे हैं वो इन्हीं का देन है, ठीक है। उसी के समय में ये पाठक जो आते हैं आधुनिक तहसील, ठीक है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। गुप्त साम्राज्य में भी ग्राम था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। और गुप्त साम्राज्य में ग्राम के नीचे क्या आता था? नहीं, गोप। गुप्त साम्राज्य में ग्राम के नीचे क्या आता था? गोप। और शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। इसमें कुशीपुती वंश के समय में, ठीक है। ग्राम शासन का प्रधान कौन होता था? ग्राम अक्षपटलिक कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम अक्षपटलिक, ठीक है। पुलिस कर्मियों को चाट एवं भाट कहा जाता है। पुलिस कर्मियों को चाट एवं भाट कहा जाता है। और गुप्त साम्राज्य में भी चाट एवं भाट कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में भी चाट एवं भाट कहा जाता था। दंड पासिक तथा दंडिक विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। पुलिस विभाग के अधिकारी दंड पासिक या दंडिक, उसमें भी वही था, दंड पासिक और दंडिक। गुप्त साम्राज्य में भी वही था, दंड पासिक और दंडिक। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा गया, ठीक है। तो अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत और या फिर क्या कहा गया? महाबलाधिकृत, ठीक है। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? तुला यंत्र का। जल पंप का। तुला यंत्र किसको कहा जाता था? जल पंप को। किसको? जल पंप को। तो हर्षचरित्र में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? जल पंप को। जल पंप का। और उस समय सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था घंटी। घंटी पढ़े थे ना? घंटी का
तो हर्ष के समय में तुला यंत्र या जल पंप का, उस समय में घंटी का प्रयोग होता था। ठीक है। हर्ष के समय मथुरा क्या था? सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो पूछेगा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था? मथुरा। मथुरा। कौन? मथुरा। किसके समय में? हर्ष के समय में। हर्ष के समय में सूती वस्त्रों के लिए कौन प्रसिद्ध था? मथुरा। कौन? मथुरा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उज्जैन। कन्नौज। कहाँ पर? कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज। कहाँ पर? कन्नौज। ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज। किसको हरा के? शशांक को। शशांक कहाँ का शासक था? कन्नौज का। कहाँ का? कन्नौज का। पहले कहाँ था उसकी राजधानी? उसकी बुद्धि बनी थी। कहाँ थी? थानेश्वर। कहाँ थी? थानेश्वर। थानेश्वर का सबसे प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन संस्थापक, थानेश्वर का संस्थापक पुष्यभूति। कौन? पुष्यभूति के पुत्र का नाम प्रभाकर वर्धन। क्या? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का दामाद का नाम? दामाद का नाम ठीक है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती। क्या? यशोमती। प्रभाकर वर्धन और यशोमती से कितने पुत्र हुए या पुत्री हुए? 2 पुत्र और 1 पुत्री। 2 पुत्र का नाम राजवर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री का नाम राजश्री। पुत्री का नाम राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हो गया? ग्रह वर्मा से। किससे? ग्रह वर्मा से। ग्रह वर्मा कहाँ के शासक थे? कन्नौज के मोखरी शासक थे। कहाँ के? कन्नौज के मोखरी शासक थे। ठीक है। चलिए, कहाँ थे? कन्नौज के मोखरी शासक। ठीक है। चलिए, ग्रह वर्मा को किसने मार दिया? किसने? देवगुप्त ने। किसने? देवगुप्त ने। देवगुप्त कहाँ के शासक थे? कहाँ के? मालवा के। ठीक है। देवगुप्त कहाँ के शासक? ठीक है। चलिए, देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? राजवर्धन ने। किसने? राजवर्धन ने। और राजवर्धन की हत्या किसने कर दी? शशांक ने। शशांक कहाँ के शासक थे? कन्नौज के। ठीक है। किसने शशांक को मारकर वहाँ पर अपना हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन कौन था? राजवर्धन का छोटा भाई था। वो कितने वर्ष के? कितने? 16 वर्ष की उम्र में। कितने? 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है। हर्षवर्धन ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? कहाँ पर? कन्नौज में। पहले राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। कहाँ था? थानेश्वर। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के समय कौन आया था? कौन आया था? बाण भट्ट के द्वारा लिखी रचना कौन कौन है? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना कौन है? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन ने कौन सी रचना लिखी? नागानंद। ठीक है। बताइए, हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन ने बताइए किसने महाराजाधिराज और महाभट्टकम की उपाधि धारण की? हर्षवर्धन ने किसकी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज या परम भट्टारकर? किसकी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज या परम भट्टारकर? किसकी प्रभाकर वर्धन भी किया था। किसकी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज ना। देखिए, जो प्रभाकर वर्धन थे उन्होंने महाराजाधिराज और परम भट्टारकर की उपाधि धारण की, लेकिन हर्षवर्धन ने परम भट्टारकर की उपाधि धारण की। ठीक है। चलिए, यहाँ फिर उसके बाद हर्ष के समय में जो सूती वस्त्र का निर्माण केंद्र था वो कहाँ था? मथुरा। बताइए, सबसे शासन के लिए सबसे ऊपरी कौन था? देश। उसके बाद ऊपरी। उसके बाद ऊपरी। ठीक है। ये उसके बाद प्रांत। ठीक है। प्रांत के प्रमुख को ऊपरी कहा जाता था। उसके बाद जिला या विषय। उसके बाद ग्राम। ठीक है। ओके। ठीक है। चलिए, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए क्या कौन सा शब्द का प्रयोग किया? लोकपाल। प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल। ठीक है। बताइए, हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद जो भंडी थी, प्रधान सचिव थे, सिंहनाथ प्रधान सेनापति थे, कुंतल सेना का प्रधान था और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख था। तो यहाँ हम लोग का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश समाप्त होता है। कल मिलते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के साथ।
तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ। आपसे एकदम रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें